नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का YST में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के मैथ सब्जेक्ट त्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के विषय में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो हमारा त्रिकोणमिति जो चैप्टर है यह दो भागों में डिवाइड है। जो दोस्तों चैप्टर 8 है, इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय, और दूसरा चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में मैं इन दोनों चैप्टर्स के अंतर्गत जितने भी दोस्तों सूत्र हैं, जितने भी फार्मूलाज हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें हम इसको कवर करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो ट्रिग्नोमेट्री है यह पूरी तरह से दोस्तों सूत्रों पर आधारित होती है। यदि आप इन सूत्रों को, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से इनके अंतर्गत जितने भी दोस्तों प्रॉब्लम्स हैं आप बिना दोस्तों भटके उन्हें अच्छी तरह से दोस्तों सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों मेरी पूरी तरह से कोशिश है कि जिन दोनों चैप्टर्स में जितने भी सूत्र हैं, जितने भी फार्मूला हैं, उन्हें मैं यहाँ पे कवर किया हुआ हूँ। दोस्तों इस तरह से डिज़ाइन किया हूँ, इसके बाहर दोस्तों आपको किसी भी दोस्तों वीडियो या किसी भी बुक्स को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक मैं जो यहाँ पे बातें बताने लग रहा हूँ उन्हें दोस्तों सुनिए और उन्हें नोट कीजिए, ताकि दोस्तों आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में उन्हें अच्छी तरह से रिवाइज करके जाएं। दोस्तों इन सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उन्हें यहाँ पे दोस्तों सॉल्व कराऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे इन सूत्रों को आपको काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे आपके लिए रहने वाला है। तो दोस्तों आइए एक बार दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि इस यहाँ पे जो हमें जैसे यहाँ पे टॉपिक दोस्तों पढ़ने वाले हैं वे कौन कौन से टॉपिक हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि त्रिकोणमिति क्या होती है, इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इन सारी चीज़ों के दोस्तों हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि किस तरह से दोस्तों हमारा जो लेक्चर यहाँ पे फ्लो करेगा, किस प्रकार से चलेगा, कौन कौन से वे टॉपिक्स हैं, आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने समय बचाने के लिए वे सारे टॉपिक को मैंने लिख दिया हूँ जिनके मैं यहाँ पे आगे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है पहला जो चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे मैंने बुलेट में यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ हूँ दोस्तों, टोटल 8 यहाँ पे पॉइंट है। दोस्तों जो 7 जो यहाँ पे पॉइंट रहेंगे ये जो हमारा त्रिकोणमिति के परिचय से संबंधित पाठों से रहेगा, और जो दोस्तों ये लास्ट का जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो ये दोस्तों ये जो 9 वाला जो आपका लेक्चर है, 9 वाला जो आपका पार्ट है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप समझ लेते हैं दोस्तों, तो इस वाले पार्ट को आप करने योग्य हो जाते हैं। बाकी इसको छोड़ करके जो इधर से दोस्तों जो 7 पॉइंट यहाँ पे जो रहेगा ये इस त्रिकोणमिति के परिचय नामे पार्ट को दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको रहेगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि कौन कौन सा जो पॉइंट है यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो यहाँ पे लिखा है त्रिकोणमिति की परिभाषा, सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है, फिर दोस्तों जानेंगे इसके शाब्दिक अर्थ को, है ना, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स वर्ड्स मीनिंग। आगे भी दोस्तों हम जानेंगे समकोण त्रिभुज एवं इसके कुछ तथ्य। यानी दोस्तों जो हमारी त्रिकोणमिति होती है इसमें हम विशेष रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों त्रिकोणमिति को समझने के लिए आपको समकोण त्रिभुज को समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों इसे जानेंगे। आगे दोस्तों हम जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक है त्रिकोणमिति का। सारी त्रिकोणमिति दोस्तों इसी पर आधारित है, त्रिकोणमिति अनुपात। इसी का दोस्तों एक नाम और है त्रिकोणमिति निष्पत्ति, इंग्लिश में से बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ओके, चौथा दोस्तों हम जानेंगे, चौथा पॉइंट त्रिकोणमिति अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। हाँ दोस्तों जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जैसा कि हम नाम सुना भी होगा पहले, साइन कॉस टेन कॉस, दोस्तों ये इसी को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इनमें कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, उसे हम देखेंगे। फिर दोस्तों जानेंगे पांचवा पॉइंट, यहाँ पे पांचवा बुलेट में यहाँ पे लिखा है त्रिकोणमिति सरसमीकरण। यहाँ दोस्तों
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी जो सो हमने पिछले कक्षाओं में 6-7 में हमने पढ़े थे बीजगणितीय सरसमीकरण, जैसे a + b का होल स्क्वायर। हाँ, उसी प्रकार से दोस्तों त्रिकोणमिति भी दोस्तों कुछ सरसमीकरण होती हैं, उन्हें हम जानेंगे। फिर दोस्तों आगे हम देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनमें पूरक कोणों में क्या संबंध होता है। फिर आगे दोस्तों देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों का मान, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ TR। दोस्तों TR का मतलब यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर दोस्तों अंत में जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जो आपका चैप्टर नंबर 9 को दोस्तों सॉल्व करने के लिए काम आएगा। और सो ये जो त्रिकोणमिति जो कुछ अनुप्रयोग से इसे हर साल दोस्तों 4 नंबर का इसे प्रश्न पूछा जाता है त्रिकोणमिति अनुप्रयोग से, दोस्तों इसे समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। दोस्तों इसमें 4 चीज़ें हमें समझना है। एक, लाइन ऑफ विजन, यानी दृश्य रेखा क्या होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, सो क्षैतिज रेखा। फिर दोस्तों जानेंगे लाइन ऑफ, यहाँ पे दोस्तों लिखा है तीसरा चीज एंगल ऑफ एलिवेशन, और सो एक एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी 2 एंगल है दोस्तों, एक है उन्नयन कोण और दूसरा है दोस्तों अवनमन कोण। इन दोनों चीज़ों को दोस्तों हम समझेंगे। दोस्तों इस प्रकार से ये 8 पॉइंट्स हैं। आइए दोस्तों अब इन्हें बारी बारी से विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं त्रिकोणमिति की परिभाषा और इसके शाब्दिक अर्थ को। तो यह हमारा रहा पहला पॉइंट, त्रिकोणमिति की परिभाषा और त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ। दोस्तों समय बचाने के लिए मैं यहाँ पे त्रिकोणमिति की परिभाषा को लिख दिया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं गणित की मूलभूत 3 शाखाएं होती है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। लेकिन दोस्तों जब हम आधुनिक गणित में जाते हैं, दोस्तों मॉडर्न मैथ्स में, तो गणित की कई सारी शाखाएं देखने को मिलती है, जिससे उनमें से दोस्तों एक शाखा त्रिकोणमिति भी है। यानी दोस्तों जो हमारी त्रिकोणमेट्री है दोस्तों एक हमारा चैप्टर ही नहीं है, बल्कि ये गणित की दोस्तों एक ब्रांच है, आधुनिक ब्रांच है। इसमें दोस्तों हम किसका अध्ययन करते हैं, किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों यही मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, यह गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें हम एक त्रिभुज की साइड्स यानी भुजा और त्रिभुज के कोणों यानी एंगल्स के बीच के दोस्तों संबंधों का अध्ययन करते हैं। और सो इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जो हमारा त्रिकोणमिति का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जो हमारा त्रिकोणमिति है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति जो शब्द है हमारा, ये हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक त्रिकोण और दूसरा दोस्तों मिति। जहां दोस्तों त्रिकोण का अर्थ होता है, त्रिकोण का अर्थ होता है 3 कोणों वाली आकृति, 3 कोणों वाली आकृति, अर्थात दोस्तों आप जानते हैं ऐसी कौन सी आकृति होती है 3 कोण होते हैं, उसे दोस्तों हम कहते हैं ट्रायंगल यानी त्रिभुज। 3 कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। और सो मिति का अर्थ होता है मापन। यानी जो हमारे दोस्तों त्रिकोणमिति है, इसमें हम दोस्तों त्रिभुज के मापन का अध्ययन करते हैं। यानी इसलिए दोस्तों त्रिकोणमिति को दोस्तों हम त्रिभुज के मापन का विज्ञान भी कहते हैं। और दोस्तों अगर इनके व्यापक अर्थों में अगर बात करें त्रिकोणमिति की, तो दोस्तों इसकी मदद से हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे इसके एप्लीकेशन के रूप में यूज करते हैं। जैसे हम दोस्तों बिना नदी को पार किए उसकी चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, अपने पड़ोसी के दोस्तों छत पर चढ़े बिना इसके हम उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं अपने पड़ोसी की छत की, और साथ में दोस्तों पेड़ पर बिना चढ़े हम उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों पेड़ की। तो इसके दोस्तों हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इसकी सहायता से दोस्तों हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं। कई बार जो दोस्तों मानचित्र की अगर बात करें तो कई बार हम इसके त्रिकोणमिति के सूत्रों की मदद से किसी स्थान या किसी देश के मानचित्र का भी दोस्तों बनाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। आगे दोस्तों अगर हम बात करें त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में दोस्तों अगर हम बात करें किसका हम अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम विशेष रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं।
इसलिए दोस्तों जो हमारा दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे हम बातचीत करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज। दोस्तों आइए समझ लेते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने समय बचाने के लिए दोस्तों डेफिनेशन और समकोण त्रिभुज संबंधी जितने भी दोस्तों प्रमुख फैक्ट्स होते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 फैक्ट्स को अभी मैंने लिखा हूँ। इसके बाद दोस्तों एक फैक्ट्स को और बचेगा। दोस्तों इसे पहले समझ लेते हैं, फिर दोस्तों अगले स्लाइड में से बातचीत करेंगे। तो आइए समझते हैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने जानते हैं कि त्रिभुज को 2 आधारों बांटा गया है, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। टोटल इस प्रकार से हमारे कुल 6 त्रिभुज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें केवल यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात करनी है, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज का विशेष रूप से अध्ययन कराती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों आइए इसका एक चित्र बना लेते हैं। एक दोस्तों हमें सुंदर से एक चित्र में यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं हर त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों शीर्षों का नाम रख दिया A, B, C। और 3 कोण होते हैं, एक यह कोण B और दोस्तों यहाँ पे कोण C। और दोस्तों 3 भुजाएं होती हैं, तो AB, BC और AC यहाँ पे 3 भुजाएं हो गई। अच्छा दोस्तों इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री का है दोस्तों? तो ये वाला एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री का है दोस्तों। यहाँ पे जो है लाइन यहाँ पे दोस्तों इस पर पूरी तरह से क्या है लाइन दोस्तों खड़ी है, तो यहाँ पे जो एंगल है आपका 90 डिग्री का हो जाता है। यानी इस त्रिभुज का कोण भी 90 डिग्री का है, अतः यह क्या होगा दोस्तों हमारा समकोण त्रिभुज। आप दोस्तों जानते होंगे समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग दोस्तों किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो जाता है, शेष 2 कोण बचते हैं। तो आइए दोस्तों आप इससे संबंधित कुछ तथ्यों को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे 4 तथ्यों को मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है दोस्तों पहला तथ्य कि एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है। जी हाँ दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है समकोण होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक कोण क्या होता है समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है। शेष 2 कोण दोस्तों जो शेष 2 कोण बचते हैं वे क्या होते हैं न्यून कोण होते हैं, यानी एक्यूट एंगल। दोस्तों एक्यूट एंगल आप जानते हैं एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, वह कोण जो 0 डिग्री से क्या हो 0 डिग्री से बड़ा हो 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, उसे दोस्तों कहते हैं न्यून कोण। यानी दोस्तों आप जानते हैं कोण को हम सामान्य से थीटा से प्रतीक करते हैं। मान लीजिए वो कोण थीटा होगा न्यून कोण, तो दोस्तों जो थीटा का दोस्तों एक प्रतीक है, सिंबल है थीटा का, जो 0 डिग्री से क्या होता है बड़ा होता है एक्यूट एंगल और 90 डिग्री से क्या होता है छोटा होता है। तो इस प्रकार का दोस्तों जो कोण हमारा कहलाता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे 30 अंश 0 डिग्री से दोस्तों बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, 45 अंश 89 अंश ये दोस्तों होंगे कार्य हमारे न्यून कोण होंगे। तो बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है 90 अंश होता है और शेष 2 कोण दोस्तों बचते हैं। मान लीजिए दोस्तों यह कोण ए बच गया और बी, ये कैसे कोण होंगे दोस्तों न्यून कोण होते हैं। तो कोण ए और कोण सी यहाँ पे दोस्तों न्यून कोण होगा, यानी 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा। अच्छा भाई आगे यहाँ पे लिखा है कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोणों का योग दोस्तों 90 अंश होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे कोण बी अकेले 90 अंश का है, तो दोस्तों इन दोनों कोणों का योग यहाँ पे कितना होना पड़ेगा 90 अंश, तभी जाके दोस्तों 180 अंश होगा। तो ये बोला कि से समकोण जो 2 न्यून कोण होते हैं इन दोनों न्यून कोणों का योग दोस्तों 90 अंश होगा। दोस्तों अगर मान लूँ मैं यहाँ पे कोण ए को मैं अल्फा मान लेता हूँ, इस कोण बी को मैं नाम लेता हूँ बीटा। तो अल्फा और बीटा का दोस्तों जो योग होगा, इस बात से जो पता चल रही है न्यून कोणों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा दोस्तों इन दोनों कोणों का योग दोस्तों होगा 90 अंश, यानी 2 न्यून कोणों का योग 90 अंश होता है। आगे दोस्तों लिखा है समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसे दोस्तों कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और दोस्तों जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी साइड होती है दोस्तों 90 अंश के सामने की भुजा इसमें दोस्तों कौन है, हाँ 90 अंश की सामने की भुजा दोस्तों ठीक सामने की भुजा दोस्तों AC है। इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसका नाम लेते हैं हाइपोटेनस, यानी हिंदी दोस्तों इसे कहते हैं कर्ण।
यह दोस्तों होती है कर्ण जो होती है, कर्ण जो होती है दोस्तों सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो होती है सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। आगे दोस्तों लिखा है किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का जो वर्ग होता है सो स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दोस्तों आप क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों ये पाइथागोरस प्रमेय है, यानी दोस्तों समकोण त्रिभुज में जाते हैं तो सबसे जो बड़ी भुजा होती है, यानी इसमें दोस्तों सबसे बड़ी भुजा कौन है, AC है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा AC का वर्ग जो दोस्तों होगा, सबसे बड़ी भुजा AC का जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। दोस्तों शेष दो भुजाएं कौन बच जाएगी, AB बच जाएगी और BC हो जाएगी। तो इनके वर्गों के योग के, इनके वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है ये प्रमेय। इसी प्रमेय को हम इस प्रमेय नाम देते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। एक गणितज्ञ दोस्तों नाम है पाइथागोरस प्रमेय। और दोस्तों यहाँ पे खुशी की बात यहाँ पे है कि दोस्तों इस प्रमेय को बौधायन प्रमेय भी कहते हैं। हमारे भारतीय गणितज्ञ बौधायन जो पाइथागोरस से बहुत पहले ही उन्होंने बता दिया था ये चीज़ें। दुर्भाग्यवश दोस्तों उनका नाम हम यहाँ पे नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि दोस्तों जो सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों समकोण त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये दोस्तों यहाँ पे हमने जाना 4 पॉइंट समकोण त्रिभुज से संबंधित। अब दोस्तों जो 5वां पॉइंट है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आइए अब हम 5वें पॉइंट को थोड़ा से समझ लेते हैं समकोण त्रिभुज से। अब इसे दोस्तों नोट कीजिए, 5वें पॉइंट को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज के तथ्यों को, समकोण त्रिभुज से संबंधित तथ्यों को समझने के लिए यहाँ पे हम 5वें तथ्य को बढ़ते हैं। दोस्तों जो 5वां तथ्य कहता है कि जो दोस्तों 5वां तथ्य है यह हमारे इससे तीसरे तथ्य से दोस्तों जुड़ा हुआ है। अभी आपने दोस्तों देखा था कि तीसरे तथ्य को हमने अभी आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है, 90 अंश सामने की भुजा को दोस्तों करते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण। और दोस्तों जो कर्ण होती है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है दोस्तों, कर्ण कहलाती है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से जो शेष दो भुजा यहाँ पे दिख रही होगी आपको AB और BC, इनका भी एक नाम होता है लंब और कर्ण, सॉरी दोस्तों परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब और आधार। दोस्तों कौन सी दो भुजाओं में से किसका नाम लंब होगा, किसका आधार होगा, तो दोस्तों डिपेंड करता है कि किस न्यून कोण के लिए बात की जा रही है। दोस्तों यदि आपको न्यून कोण A के लिए पूछा जाएगा तो लंब और आधार उसके लिए दोस्तों कुछ अलग हो जाएंगे। न्यून कोण C के लिए लंब और आधार पूछा जाएगा तो दोस्तों उसके अनुसार अलग हो जाएंगे। तो इसे यहाँ पे हम जानते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें कर्ण दोस्तों फिक्स होता है, क्योंकि वो हमेशा 90 अंश की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। लेकिन दोस्तों दो भुजाएं जो बचती हैं जिन्हें हम लंब और आधार बोल रहे हैं वो डिपेंड करेगा किस कोण के लिए पूछा जा रहा है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपको हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कोण A के लिए पूछ रहे हैं। दोस्तों कोण A का नाम अल्फा है, यानी हम यहाँ पे न्यून कोण अल्फा के लिए पूछ रहे हैं कि कौन लंब और कौन आधार होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस लंब दोस्तों उसे कहेंगे लंब, दोस्तों याद रखना लंब, उस भुजा को कहेंगे लंब यानी परपेंडिकुलर, दोस्तों उस भुजा कहेंगे लंब। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं उनका दोस्तों 3 नाम होता है। एक को कहते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनस, एक को दोस्तों कहते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर, और दोस्तों एक को कहते हैं आधार बेस। तो दोस्तों कर्ण तो हमारा क्या है, फिक्स है, 90 अंश के सामने भुजा। लेकिन दोस्तों लंब किसे कहेंगे वो दोस्तों मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों लंब उसे कहेंगे जिस कोण की बात हो रही है, जिस कोण के लिए पूछा जाएगा, जिस न्यून कोण के लिए पूछा जाएगा, जिस न्यून कोण के लिए पूछा जाएगा उस न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। उस न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल,
एक्यूट एंगल के सामने की भुजा सो लंब यानी परपेंडिकुलर कहलाती है। तथा शेष तीसरी भुजा को आधार यानी बेस बोला जाएगा। ठीक दोस्तों, जिस न्यून कोण के लिए पूछा जाएगा उस न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है तथा शेष तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपसे न्यून कोण ए के लिए पूछा जाएगा तो आप लंब किसे कहोगे। मान लीजिए यहाँ पे न्यून कोण एक्यूट एंगल ए के लिए लंब यानी परपेंडिकुलर बताना है दोस्तों और आधार बताना है बेस। उसी प्रकार से आपको न्यून कोण सी के लिए दोस्तों बीटा के लिए न्यून कोण बीटा के लिए जैसे दोस्तों न्यून कोण सी जिसे हम कह रहे हैं बीटा, न्यून कोण सी के लिए लंब व आधार बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है जिस न्यून कोण के लिए पूछा जाएगा उसके ठीक सामने की भुजा लंब कहलाएगी। तो यहाँ पे पहले में दोस्तों आपसे कोण न्यून कोण ए के लिए पूछा जा रहा है लंब, दोस्तों न्यून कोण ए के लिए लंब हो जाएगा आपका न्यून कोण ए के लिए दोस्तों लंब कहलाएगा इसके ठीक सामने की भुजा ये दोस्तों लंब का काम करेगी। दोस्तों तीसरी भुजा कौन बच जाएगी, 90 अंश सामने भुजा हम कड़ बोल चुके हैं उसका नाम, तो तीसरी भुजा बचेगी दोस्तों ए बी, इसे दोस्तों बोल देंगे आधार। तो न्यून कोण ए के लिए लंब काम करेगा दोस्तों कौन ए बी लंब हो जाएगा। और सॉरी दोस्तों न्यून कोण ए के लिए जो लंब होगा दोस्तों बी सी हो जाएगा और आधार हो जाएगा ए बी। फिर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि न्यून कोण सी के लिए लंब बताओ। दोस्तों न्यून कोण सी यहाँ पे है यानी बीटा, तो इसके ठीक सामने की भुजा कौन दोस्तों होगी ए बी है। अब दोस्तों यह यहाँ पे लंब कहलाने लगेगी यानी न्यून कोण सी के लिए लंब जो होगा दोस्तों ए बी हो जाएगा और दोस्तों जो आधार होगा जो बची रहेगी भुजा तो दोस्तों कौन बच जा रही है बी सी, तो बी सी दोस्तों यहाँ पे आधार का काम करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का अपना एक विशेष नाम होता है कर्ण लंब आधार हाइपोटेनस परपेंडिकुलर एंड बेस। कर्ण दोस्तों हमेशा फिक्स होता है 90 अंश के सामने भुजा कर्ण कहलाती है, लेकिन लंब और आधार दोस्तों न्यून कोण के अनुसार दोस्तों बदलते रहते हैं, वेरिएबल होते हैं, डिपेंड करेगा किस न्यून कोण के सापेक्ष पूछा जा रहा है, किस न्यून कोण के लिए पूछा जा रहा है। अब दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम बातचीत करेंगे दोस्तों आपका टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात अर्थात त्रिकोणमिति निष्पत्ति। दोस्तों बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह दोस्तों, आइए अब इसे जल्दी से समझ लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब हम तीसरे पॉइंट को समझ लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, इसी को दोस्तों त्रिकोणमिति निष्पत्ति भी कहते हैं, इंग्लिश में से बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। दोस्तों समय बचाने के लिए यहाँ पे मैंने इसके डेफिनेशन को लिख दिया हूँ, लिख रहा है कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात या निष्पत्ति कहते हैं। दोस्तों समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो कोई भी त्रिभुज हो उसकी 3 भुजाएं होती हैं, तो इन भुजाओं के दोस्तों जब अनुपात निकालोगे तो दोस्तों उन्हीं जो अनुपात आएगा उन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। दोस्तों ये संख्या में 6 होते हैं टोटल, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। दोस्तों क्यों संख्या में 6 होते हैं, इसलिए दोस्तों क्योंकि जब हम समकोण त्रिभुज इस कोई भी समकोण त्रिभुज हो, यहाँ पे मैं अगर इस त्रिभुज की अगर बात कर रहा हूँ इस समकोण त्रिभुज की, दोस्तों यहाँ पे यह वाला कोण 90 अंश का है तो एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर हम इनके भुजाओं का जब हम अनुपात निकालेंगे दोस्तों अलग अलग तो दोस्तों कुल 6 प्रकार के अनुपात मिलेंगे। जैसे दोस्तों अगर मैं इन भुजाओं को अगर अनुपात निकाल, जैसे मैं एक अनुपात निकाल देता हूँ इस भुजा बी सी और ए सी का निकाल देता हूँ, बी सी और ए सी का, तो दोस्तों अनुपात का साइन आप जानते हैं रेशियो का साइन ये होता है बी सी और ए सी का अनुपात, तो इसे हम लिख सकते हो क्या
BC अपन में AC। और उससे एक अनुपात आपको क्या मिल सकता है, AB और AC का यहाँ पे एक नया अनुपात मिल सकता है, AB और AC का एक दूसरा अनुपात आपको क्या मिल सकता है, BC और AB का, BC और AB का। अब से बताओ, अब ये और कोई अनुपात मिल सकता है? आप कहोगे जी नहीं। अब बताओ किसको लोगे, AC और BC को लोगे? अगर सो AC और BC को लोगे तो यह तो मैं तो पहले ही लिख चुका हूँ, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि जो अनुपात में अगर हम दो अनुपात की अगर बात करें संख्या के अनुसार, जैसे 5:2 की बात अगर बात करें तो 5:2 को दोस्तों मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 5/2। लेकिन दोस्तों इसी को अगर मैं पलट दूँ तो दोस्तों एक नया अनुपात हमें मिल जाएगा, क्या, 2:5, यानी 2/5। तो सब जानते हैं 5/2 और 2/5 दोस्तों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर ये जो तीन अनुपात हमें मिले हैं अलग अलग, अगर इन्हों को मैं पलट दूं तो हमें तीन एक और अनुपात नए मिल जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से इन तीनों अनुपात को पलटने से 3 नए अनुपात मिल गए दोस्तों। इस प्रकार से टोटल हमारे 6 अनुपात हो जाते हैं। चलिए दोस्तों पलट के यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और अनुपात को। जैसे अगर मैं दोस्तों इसी वाले को अगर मैं पलट दूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, AC अपन में BC। तो दोस्तों यहाँ पे एक नया अनुपात मिल जाएगा AC अपन में BC। उसी प्रकार से दोस्तों इसी को मैं पलट दूं दोस्तों AC रेशियो AB, तो दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा AC अपन में AB। उसी प्रकार से मैं इसे लिख सकता हूँ दोस्तों AB रेशियो BC। ये हो जाएगा आपका AB अपन में BC। तो इस तरीके से आपको 6 नए नए अनुपात मिल गए दोस्तों। अब इन्हीं अनुपातों को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब सब आपके दिमाग में अब क्लिक किया होगा कि कौन से अनुपात को साइन कहेंगे, कौन से अनुपात को कॉस कहेंगे, कौन से अनुपात को टेन, किस अनुपात को कॉट से कोसेक बोलेंगे। तो दोस्तों हाँ, ये समझने वाली बात होगी। दोस्तों आइए समझ लेते हैं, साइन कब बोलोगे, कॉस कब बोलोगे। तो दोस्तों याद रखना, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं किसी विशेष न्यून कोड पर दोस्तों डिफाइंड होते हैं। अब मैं पूछूं दोस्तों साइन बताओ, साइन का यहाँ पे क्या मतलब है। दोस्तों किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई मतलब नहीं होता है जब तक उसके आगे दोस्तों किसी एंगल का ना पता चले। कौन सा साइन दोस्तों, किसी एंगल होना चाहिए, जैसे साइन A होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दोस्तों 3 एंगल है ना, तो या तो साइन A बोलोगे, साइन C बोलोगे, क्योंकि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये न्यून कोड पर परिभाषित होते हैं, डिफाइंड होते हैं। दोस्तों आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है, शेष 2 कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। यहाँ पे कोण A और कोण C ये क्या है, हमारे न्यून कोण है। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये इन्हीं न्यून कोण पर परिभाषित होते हैं, या तो A पर होगा या तो C होगा। यानी जब मैं साइन बोलूंगा दोस्तों, आप साइन BC अपन में AC कहोगे तो ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये हमें ये बताना होगा कि साइन के आगे किस न्यून कोड को आप लगा रहे हो, साइन A की बात कर रहे हो या कि साइन C की बात कर रहे हो। दोस्तों साइन A और साइन C के लिए ये अनुपात इसके लिए बदल जाएंगे, तो इसलिए हमें दोस्तों पहले फिक्स करना होगा कि किस न्यून कोड की बात हो रही है। चलिए दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि न्यून कोड A के अनुसार आपको बताना है ना। साइन A आपको बताना हो तो आप दोस्तों किसे बताओगे, मान लीजिए आपको कॉस A बताना हो तो आप किसे कहोगे, कॉस A कौन है। tan A बताना हो, और उसी बात से दोस्तों आप बोल सकते हो cot A बताना हो, sec A बताना हो और cosec A बताना हो। उसमें दोस्तों हमारा हो सकता है sin C भी हम ले सकते थे, cos C भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी न्यून कोड आपको बताना पड़ेगा किस न्यून कोड के लिए बातें हो रही है। तो दोस्तों मान लीजिए sin A के लिए बातें हो रही है, त्रिकोणमिति यहाँ पे दोस्तों न्यून कोड A के लिए यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात की बात हो रही है A के लिए। दोस्तों याद रखना, जब A के लिए बात होगी तो आप जानते हैं हर समकोण त्रिभुज के दोस्तों क्या होता है, अपना एक नाम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं नाम रख दूं 90 अंश के सामने की भुजा, दोस्तों फिक्स है हमारे, उसका नाम हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। और दोस्तों A के लिए अगर हम बात करें तो दोस्तों A के लिए लंब कौन होगा, इसके सामने की ठीक भुजा लंब कहलाएगी, तो इसे हम बोल देंगे दोस्तों लंब। और जो तीसरी भुजा बच जाएगी तो इसे दोस्तों बोल देंगे आधार।
लेकिन दोस्तों अगर मैं इसी के अनुसार दोस्तों अगर सी ले लिया होता तो मैं साइन सी बोलता, तो साइन सी के लिए दोस्तों लंब यह काम करता, क्योंकि आप जानते हैं जिस न्यून कोड के लिए पूछा जाता है वो उसके ठीक सामने की भुजा लंब होती है। तो यहाँ पे ए के लिए बात हो रही है तो दोस्तों ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और तीसरी भुजा हो जाएगी दोस्तों आधार। दोस्तों जो साइन होता है, साइन जो होता है, साइन जो होता है किसी विशेष न्यून कोड के लंब और कर्ण के अनुपात को दोस्तों साइन कहते हैं। यानी जो साइन होगा यह लंब और कर्ण के अनुपात को दोस्तों कहेंगे, है ना। और जो कास होगा दोस्तों, लंब दोस्तों मैं किसे बोला, लंब को मैं बोला परपेंडिकुलर पी, और सो कर्ण क्या कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, हाइपोटेनस एच, और सो आधार किसे कहते हैं, बेस यानी बी। दोस्तों मैं यहाँ पे अगर ये हिंदी में दोस्तों ना लिखूं तो अगर मैं ऐसे लिखूँ तो साइन ए के लिए दोस्तों लंब कौन होगा, पी अपान में लंब बटा कर्ण, पी अपान में हो जाएगा एच। जो दोस्तों कॉस की अगर बात करें तो कॉस किस पर डिफाइंड होता है, तो दोस्तों न्यून कोड ए की अगर बात करें तो दोस्तों कास हम आधार और कर्ण के अनुपात को दोस्तों कहेंगे कास, कॉस कहेंगे, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं बता देता हूँ, फिर दोस्तों इसे याद करने का एक ट्रिक भी दोस्तों काफ़ी प्रचलित है, वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। टेन की दोस्तों बात करें तो टेन किस न्यून कोड के अनुपात, किस समकोण त्रिभुज के अनुपात को कहेंगे, तो दोस्तों इसे कहते हैं लंब और आधार के अनुपात को कहते हैं, लंब और आधार के अनुपात। कॉट दोस्तों किसे कहते हैं, तो दोस्तों कॉट जो होता है लंब ही, कॉट जो दोस्तों होता है टेन का ही दोस्तों ठीक ऑपोजिट होता है, यानी यहाँ पे आधार बटा दोस्तों हो जाएगा लंब। सेक की अगर बात करें दोस्तों तो सेक दोस्तों ठीक कॉस का क्या होता है, अपोजिट होता है, तो सेक को यहाँ पे बोला जाएगा क्या, कर्ण बटा आधार। कोसेक दोस्तों साइन का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे इसको बोल देंगे दोस्तों एच अपान में पी। तो इस तरह के दोस्तों जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कोई लंब और कर्ण के अनुपात को, लंब और कर्ण के समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहलाता है, कोई आधार और कर्ण के अनुपात को कास कह देते हैं, लंब और आधार के अनुपात को टेन बोल देते हैं। इस तरह से दोस्तों समकोण त्रिभुज के अलग अलग भुजाओं के अनुपात को साइन कॉस टेन बोला जाता है। और मैं इसे याद करने का ट्रिक बताऊंगा अभी। पहले दोस्तों समझ लें कि अगर इसमें अगर बात करें तो कौन लंब, साइन के लिए दोस्तों हम किसे बोलेंगे लंब, तो दोस्तों साइन जो होता है इनमें से अगर दोस्तों इन अनुपातों की बात करें, इनमें से कौन से अनुपात को मैं साइन बोलूँगा, दोस्तों यहाँ पे लिखा है साइन ए के लिए लंब, लंब और कर्ण की बात हो रही है। दोस्तों ए के लिए लंब कौन होगा, हमारा BC होगा, तो दोस्तों BC यहाँ पे है लंब, और कर्ण, कर्ण कौन होगा दोस्तों, 90 साल में कर्ण कहेंगे, यानी कर्ण दोस्तों होगा कौन, AC, यानी दोस्तों साइन बोलेंगे, मैं किसको बोलूँगे दोस्तों AC, और जो साइन बोला जाएगा दोस्तों BC अपान AC को बोला जाएगा। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो यहाँ पे दोस्तों साइन है BC अपान दोस्तों जो AC है, इसी को दोस्तों हम साइन कहते हैं। यही जो हमारा दोस्तों क्या है, साइन है, ठीक है। न्यून कोड ए के लिए दोस्तों यहाँ पे कोड लिखना दोस्तों जरूरी है, किस न्यून कोड की बात हो रही है, ए के लिए दोस्तों, ए के लिए लंब है हमारा कौन, BC, और कर्ण कौन है हमारा, AC है, तो लंब और कर्ण के तो अनुपात को कहते हैं साइन, तो यहाँ पे लंब और कर्ण का अनुपात दोस्तों BC और AC होगा, ये होगा साइन। कास की बात करें दोस्तों तो दोस्तों कास हम आधार और कर्ण के अनुपात को कहते हैं, तो दोस्तों न्यून कोड ए के लिए आधार कौन होगा, AB होगा, तो दोस्तों यहाँ पे है AB, और कर्ण कौन होता है दोस्तों, ए के लिए कर्ण कौन होगा, वही दोस्तों 90 अंशानी भुजा AC होगी, यानी AB और AC का अनुपात दोस्तों ये हमारा कहलाएगा कॉस। टेन किसे कहेंगे दोस्तों, टेन बोला जाता है लंब और आधार, L फॉर दोस्तों लंब और A फॉर दोस्तों, सॉरी दोस्तों L फॉर दोस्तों यहाँ पे परपेंडिकुलर दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो लीजिए मान लीजिए यहाँ पे, हाँ ठीक है, मान लीजिए P है हमारा, और यहाँ पे दोस्तों P है ना, परपेंडिकुलर लंब को मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बताओ टेन परपेंडिकुलर यानी लंब और आधार के अनुपात कहेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे लंब कौन हो जाएगा दोस्तों, ए के लिए लंब दोस्तों यही होगा BC, तो यहाँ पे देख रहे हैं BC, और आधार दोस्तों हो जाएगा AB, तो BC और AB का अनुपात दोस्तों BC अपन AB, इसी को हम कहेंगे दोस्तों tan है। बाकी दोस्तों आप जानते हैं जो कॉट होता है ठीक हमारा tan का उल्टा होता है। अभी दोस्तों इसी अगर tan को दोस्तों उल्टा करें, हाँ tan का दोस्तों उल्टा करें तो tan का उल्टा दोस्तों BC और AB का उल्टा करें तो क्या होगा, AB अपान में BC होगा, तो AB अपान में BC दोस्तों
मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ए बी अपान में बी सी यहाँ पे। तो दोस्तों इसे हम बोल देंगे क्या, कॉट ए बोल देंगे। और दोस्तों सेक की अगर बात करें तो सेक क्या होता है, हमारा कॉस का ठीक अपोजिट होता है, यानी कॉट बटा आधा। तो दोस्तों कॉस जो हमारा यहाँ पे है ए बी और ए सी का उल्टा दोस्तों हो जाएगा ए सी अपान में ए बी, जो यहाँ पे है ए सी अपान में ए बी। तो दोस्तों इसे हम क्या बोल देंगे, ए सी अपान में ए बी। ए सी अपान ए बी को दोस्तों बोल देंगे सेक, सेक। और कोसेक की बात करें दोस्तों तो यह साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा दोस्तों बी सी और ए सी का उल्टा दोस्तों कौन होगा, ए सी अपान में बी सी होगा। तो दोस्तों इसे हम बोल देंगे क्या, कोसेक। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को ही कहते हैं। लेकिन किसको कब कहेंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों मैंने बता दिया हूँ। तो साइन दोस्तों बोला जाएगा लंब और कर्ण के अनुपात को, कास आधार और कर्ण के अनुपात कहेंगे। आप जानते हैं ये दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा किस निम्न कोण के लिए पूछा जा रहा है, तो जिस निम्न कोण के अनुसार पूछा जाएगा उसके अनुसार इस समकोण त्रिभुज को लेके उसको बता देंगे। अब दोस्तों इस तरीके से हमारा हो गया दोस्तों यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ किस तरह से आप मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे चीज़ें आपको भूल जाएंगे बार बार कि लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं, कैसे दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ छोटे से, जो सभी लोग जनरली बताते हैं, तो मैं भी वही दोस्तों ट्रिक बता देता हूँ। तो अब इसे यहाँ पे दोस्तों इतना नोट कीजिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। तो दोस्तों याद रखना है आपको एक छोटा सा दोस्तों ट्रिक जो आपको याद रहेगा कि कब दोस्तों साइन बराबर दोस्तों होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और कॉस बराबर दोस्तों होता है क्या, आधार बटा आधार को दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए दोस्तों आधार को मैं यहाँ पे ए ही बोल देता हूँ, और लंब बटा कर्ण, लंब को यहाँ पे मैं एल बोलता हूँ ना, लंब बटा कर्ण, कर्ण को सीधे सीधे के बोल देते हैं, और काश दोस्तों आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और दोस्तों टेन थीटा बराबर दोस्तों हम यहाँ पे याद रखते हैं लंब बटा आधार। दोस्तों यही 3 सूत्र हैं। बाकी दोस्तों जो तीन चीज़ें बच जाती हैं दोस्तों कोसेक, तो जो साइन का ठीक अपोजिट होता है कोसेक, तो ये आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। कोसेक का दोस्तों पलट देंगे, कोसेक बताने के दोस्तों साइन का उल्टा कर देंगे। कॉस का दोस्तों ठीक उल्टा होता है क्या, कॉस का ठीक उल्टा है दोस्तों सेक, तो कॉस सेक यहाँ से काम चल जाएगा आपका। और दोस्तों टेन की अगर बात करें तो टेन का ठीक अपोजिट होता है दोस्तों कॉट। तो 3 चीज़ को दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, बाकी आप यहाँ पे 3 चीज़ों को आप यहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे। तो ये दोस्तों कौन सा ट्रिक है दोस्तों, तो यह सूत्र है यस सी टी लाल बटे कक्का। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रिक, यहाँ पे समझ लेना। दोस्तों यहाँ पे जो एस है आपका, यस है आपका साइन, सी का मतलब यहाँ पे कॉस, और टी का मतलब दोस्तों टेन। तो यस के नीचे दोस्तों जो लिखा हुआ है ये वाला स्लाइड में, तो ये आपका होगा साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण। कॉस दोस्तों सी फॉर यहाँ पे होगा कॉस, तो इसे बताओगे दोस्तों तो इसका मतलब याद रखना आधार बटा कर्ण होता है। और टी का दोस्तों मतलब यहाँ पे है टेन, तो टेन का बताने के दोस्तों बता दोगे लंब बटा आधार। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों जो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है, आप इस वाले चीज़ से याद रखना यस सी टी लाल बटे कक्का। इसे दोस्तों अब एग्जाम में लिख लेना, भूल जाना तो लिख जाना, तो दोस्तों यहाँ से बना लेना। बाकी कोसेक सेक कॉट दोस्तों याद रखना, साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक मिल जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक मिल जाएगा, और उसको कॉट प्राप्त करने के आपको टेन का उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ एस का मतलब होता है दोस्तों साइन, और सी का दोस्तों मतलब है यहाँ पे, सी का मतलब है आपका कॉस, और दोस्तों टी का मतलब है यहाँ पे, टी का मतलब है यहाँ पे टेन। बाकी दोस्तों ए का मतलब यहाँ पे ए जो कि पहले हम बी बोल देते हैं दोस्तों आधार, तो हमें दोस्तों ए को यहाँ पे बोल देना है दोस्तों बेस बोल रहे हैं ना, ए को यहाँ पे दोस्तों बेस, हिंदी दोस्तों यहाँ पे हिंदी वर्ड में यहाँ पे ले रहा हूँ आधार है ना, बेस का दोस्तों आधार होता है। और दोस्तों जो हमारा के है, के मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी दोस्तों कर्ण, हाइपोटेनियस यानी दोस्तों कर्ण है, के मतलब कर्ण हाइपोटेनस है। और सो एल का मतलब समझ लेना, एल का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर दोस्तों, यानी हिंदी में बोल दूंगे आपको अल्फा लंब, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रख लेंगे। ये दोस्तों अपोजिट बता रहा है ना, सो ये है आपका अपोजिट, ये अपोजिट यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। अब सो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बातचीत कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। तो दोस्तों आइए आप देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे है टॉपिक जो यहाँ पे हम समझने वाले हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनके बीच दोस्तों व्युत्क्रम संबंध होता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया हूँ, ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिनका गुणनफल एक हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। जैसे दोस्तों मैथ में आपने पढ़ा होगा, सॉरी दोस्तों मैथ में तो यही मैथ ही है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ संख्या में आपने पढ़ा होगा दोस्तों भिन्न में फ्रैक्शन में कि 3/5 का व्युत्क्रम बताओ दोस्तों, रेसिप्रोकल बताओ, तो आप क्या बताते थे 5/3, ठीक दोस्तों। उसका क्या बोलते थे, उल्टा बोलते थे, उलट देते थे। अंश जो न्यूमरेटर होता था हमारा डिनोमिनेटर चला जाता था और डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाता है। है दोस्तों, इनका जब हम गुणनफल करते हैं तो इनका जो गुणनफल कितना आता है 5/3 और 3/5 का दोस्तों जो गुणनफल आएगा दोस्तों क्या आएगा, कट के 1 आएगा। तो दोस्तों यहीं पे लिखा है कि ऐसे दो भिन्न जिनका गुणनफल 1 है एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। जैसे 7/2 का आप बताओ व्युत्क्रम कौन होगा, तो सोचो 7/2 में अगर मैं 2/7 से दोस्तों गुणा करूँ तो गुणनफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे दो भिन्न जिनका आपस में गुणा करें तो दोस्तों गुणनफल 1 आए गुणा करने पर, तो वे दोनों भिन्न एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात भी होते हैं कुछ, इनका आपस में हम गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल 1 आता है। जैसे कौन कौन से ऐसे दोस्तों मिलेंगे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जिनका गुणनफल करने पे 1 आएगा, तो ऐसे हमके 3 केस मिलते हैं। पहला दोस्तों मिलता है हमारा साइन और कोसेक। साइन और कोसेक का दोस्तों गुणनफल 1 आता है, यानी साइन और कोसेक एक दूसरे क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों सेक, कॉस और सेक का गुणनफल करने पर दोस्तों 1 आता है। और तीसरा दोस्तों मिलता है tan इंटू कॉट का गुणनफल 1 आता है, यानी साइन कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। उसी प्रकार से कॉस सेक और tan कॉट भी एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। यानी दोस्तों जब हमें आवश्यकता पड़ेगी हम साइन के जगह दोस्तों लिख देंगे 1/के कोसेक, ठीक है। साइन बराबर दोस्तों लिख देंगे 1/के कोसेक। यहाँ दोस्तों कोई कोड जरूर होना चाहिए। हाँ मान लीजिए वहाँ पे कोड में मान लीजिए थीटा नाम का कोई एंगल है, ठीक है। कोड को हम थीटा से प्रतीक करते हैं, तो मान लीजिए थीटा कोई एंगल है, ठीक है। तो साइन थीटा अगर दोस्तों कहीं रहेगा तो हम वहाँ पे लिख देंगे कोसेक थीटा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों कहीं कोसेक थीटा रहेगा तो वहाँ पे दोस्तों हम लिख देंगे 1/के क्या, साइन थीटा। ये जो दोस्तों यहीं से निकल के आएगा, साइन थीटा पूछा जाएगा दोस्तों कोसेक उधर चला जाएगा 1/, कोसेक हो जाएगा। कोसेक जब पूछेगा तो दोस्तों साइन उधर चलेगा 1/, के साइन बन जाएगा। तो ये दो चीज़ें मिल गई। इस बार दोस्तों यहाँ पे भी हम इससे दो पा सकते हैं, कॉस थीटा बराबर पा सकते हैं दोस्तों 1/, के सेक थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों सेक थीटा बराबर आपसे पूछे तो बोल देगा, उसके बाद दोस्तों सेक थीटा पूछे तो आप बोल देंगे 1/, के कॉस थीटा। दोस्तों ये हमें सवालों में काम आएगा, इन सूत्रों को यूज करेंगे हम, तो आप इसे याद रखेंगे। तीसरा चीज़ दोस्तों यहाँ मिल सकता है आपको tan थीटा। tan थीटा आपसे पूछेगा तो लिख देना 1/, के cot थीटा, वहाँ पे लिख सकता हूँ। और cot थीटा की जगह दोस्तों हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर पूछे तो लिख देना 1/, के tan थीटा। तो दोस्तों इससे हम इस तरह से टोटल दोस्तों हमें 6 तरीके यहाँ पे 6 व्युत्क्रम संबंध मिल जाते हैं। तो यही दोस्तों दो त्रिकोणमितीय अनुपातों में यह व्युत्क्रम संबंध कहलाता है। अब दोस्तों जो हम आगे बातचीत करने वाले हैं वो है त्रिकोणमितीय सरसमीकरण। दोस्तों इसे नोट कीजिए, आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आगे हम सूत्रों की अगली कड़ी में समझेंगे त्रिकोणमितीय सरसमीकरण क्या होती है। दोस्तों त्रिकोणमितीय समीकरण दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दोस्तों सरसमीकरणों का नाम आप पिछले कक्षाओं में सुना होगा
कि सौर समीकरण क्या होती है। जैसे दोस्तों आप बीजगणितीय सौर समीकरणों का अध्ययन क्या होगा पिछली कक्षाओं में, जैसे आपने देखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार दोस्तों आप एक सौर समीकरण पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a एक कोष्टक में एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। ठीक इसी तरह से आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक कोष्टक में a प्लस बी। इस दोस्तों बीजगणित में हम ऐसे ही बहुत सारे सौर समीकरणों का अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार दोस्तों बीजगणित की ये सौर समीकरण बीजगणितीय सौर समीकरण कहलाती थी, ठीक उसी प्रकार से हम त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय सौर समीकरणों का अध्ययन करते हैं, जो मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं। दोस्तों सौर समीकरणों और समीकरण में दोस्तों 2 पक्ष होते हैं, सौर समीकरण और समीकरण। दोस्तों दोनों लगभग एक ही जैसी होती है, लेकिन दोस्तों जो सौर समीकरण होती है एक विशेष प्रकार का समीकरण ही होता है। बस दोस्तों दोनों में खास डिफरेंस ये होता है कि जो समीकरण होता है हमारा किसी विशेष मान पर संतुष्ट होता है, और जो सौर समीकरण होती हैं यह प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होती हैं। तो दोस्तों कभी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे समीकरण और सौर समीकरण में ज़्यादा विस्तार से, पर दोस्तों यहाँ पे समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से हम त्रिकोणमिति में सौर समीकरणों का यूज करते हैं। तो वो दोस्तों मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों 3 सौर समीकरण हैं इम्पोर्टेंट, जो पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है, काफ़ी फेमस है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से दोस्तों हम 2 नए सूत्र बना लेते हैं। ठीक है, कौन सा दोस्तों, इससे नया सूत्र आपको मिल जाएगा। पहला सूत्र ये मिल जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ से आप बना सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोस्तों उधर भेज देंगे किसको, साइन स्क्वायर थीटा को, तो उधर जाके बन जाएगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से दोस्तों इस सौर समीकरण से हमने 2 सूत्र बना लिया। अब दोस्तों जो दूसरी सौर समीकरण है मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेट इज वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका दोस्तों यहाँ पे हम 2 सूत्र बनाएंगे। पहला सूत्र ये बना सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों आप याद रखना, ये दोस्तों मेन है, इसी से मैं ये बना रहा हूँ। पहला ये बना लिया आप। दूसरा दोस्तों बना सकते हो टेन स्क्वायर थीटा को, दोस्तों माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं उधर भेज रहा हूँ और 1 की इधर ले रहा हूँ। दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा इधर है हमारा, प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और माइनस टेन को उधर भेजेंगे दोस्तों बराबर के, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसी को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो दोस्तों अब इस चीज़ को मैं सीधे लिख देता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। दोस्तों ये आपका नया सूत्र बन गया। इसे दोस्तों हम 2 सूत्र और बनाते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों, एक चीज़ नहीं जानते दोस्तों समझ लीजिए। यहाँ पे अगर दोस्तों एक बेसिक यहाँ पे दोस्तों नोट याद रखना, अगर कहीं दोस्तों साइन n के पावर साइन के पावर n थीटा हो, तो दोस्तों इसे लिखा जा सकता है क्या, साइन थीटा के होल पावर n। ऐसा कोई अगर जो पावर होती है साइन के पावर, तो दोस्तों हम उस एंगल को ब्रैकेट में लेकर उस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ ये दोस्तों बाहर उस n को लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर इसे देखना चाहे तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसे दोस्तों मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। और इसे ध्यान से देखें दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा। इसी को दोस्तों मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ 2 नया सूत्र बनाने के लिए। तो देखो इसे मैं दोस्तों a कहूँ और इसे क्या कहूँ b, दोस्तों कुछ बन गया a स्क्वायर, इसे b स्क्वायर। ऐसा आप जानते दोस्तों सौर समीकरण पढ़े दोस्तों, बीजगणितीय समीकरण में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, एक कोष्टक में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, इसे मैं लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ दोस्तों सेक थीटा, चलो दोस्तों प्लस वाला पहले लिख दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। यहीं से दोस्तों हम 2 नए सूत्र पा जाएंगे। पहला सूत्र यहाँ से मिल जाएगा आपको
सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/में। सो ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये भी दोस्तों रिलेशन काम देगा आपको। एक तो ये हो जाएगा। अब सो इसके अगर बोल दें सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, तो यहाँ पे दोस्तों एक मिल जाएगा आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर उसमें मिल जाएगा 1/में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस तरह से दोस्तों इसे भी आप याद रखना। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल कितने सूत्र मिल गए आपको इस मेन सर समीकरण से। एक तो ये मिल गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, एक दूसरा मिल गया दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 2। और सो इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा दोस्तों नए सूत्र बनाए हैं दोस्तों, एक यह वाला एक यह वाला। पहले दोस्तों लिखा होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरी जगह हम लिख सकते हैं 1/में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कहीं लिखा होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो उसके साथ हम लिख सकते हैं 1/में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपको मिल जाएगा एक तो यह तो मेन, दूसरा यह पहला नंबर दोस्तों, यह दोस्तों मिला दूसरा सूत्र, ये तीसरा, और सो इसी से हम बनाए यह वाला चौथा सूत्र और यह पांचवा सूत्र। ठीक है। अब यहाँ दोस्तों दो और दोस्तों तीसरी सौर समीकरण होती है, उसे हम कहते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, ये तीसरी जो सौर समीकरण है ये आपको याद रखना है। अभी दोस्तों हम 5 सौर समीकरण बनाएंगे। पहला दोस्तों बनाएंगे पहला वाला सबसे, ये तो हमारा 1 नंबर में, तो दोस्तों इसे याद रखना। दूसरा ऐसे याद रख सकते हो क्या, इसी से बनाकर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर से हो जाएगा कॉट को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा आप पा जाओगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों जैसे हमें पाए थे आप टेन स्क्वायर थीटा का, क्या हो जाएगा दोस्तों कोसेक 1 किधर भेज देंगे दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को हमने उधर भेज दिया 1 किधर भेज दिया, तो दोस्तों हो जाएगा इधर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आएगा दोस्तों माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों और मिल जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ से इसे दो सूत्र मिल गए। इसी प्रकार दोस्तों जिस तरह से मैंने इस वाले सौर समीकरण को मैंने इस फॉर्म में लेकर दो नए सूत्र बनाए थे, इस फॉर्म में लेकर, तो इसी को भी आप बना के यहाँ पे बना सकते हो। इसे दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, इस वाले को मैं आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दोस्तों इसे मैं क्या कहूँ, ए कहूँ, इसे बी कहूँ, तो दोस्तों बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दोस्तों कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसे दोस्तों आप इसके बराबर दोस्तों ये पूछे तो दोस्तों इसके बराबर कर देना। तो चलो मैं इसे कहाँ लिख दूँ दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ वाली चीज़ को। यहाँ से दोस्तों आप याद रख लेना, यहाँ से मैं बना रहा हूँ क्या, कोसेक थीटा, चलिए दोस्तों यहाँ पे इस वाली चीज़ को मैं ऊपर ही देता हूँ, यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, चलिए प्लस वाला पे लेता हूँ, बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो दोस्तों यह एक नया सूत्र मिल गया। उसी प्रकार से आप बना लेना क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ से क्या, 1/में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। दोस्तों तो ये होगा मेरा चौथा और ये मिला आपको पांचवा फार्मूला। फिर से दोस्तों देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने दो नए सूत्र पाए। फिर आपने पाया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का पहला दूसरा, और दोस्तों इसी को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिखकर दो नए फार्मूला यहाँ पे पाए हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक नया सोर्स समीकरण होती है तीसरी, जिससे हमने दोस्तों ये दोनों तो हम पाए। फिर दोस्तों इसी को हमने इस फॉर्म में लिखकर यहाँ से दोस्तों हम यहाँ पे बढ़ के ये पहला पाया, यह दूसरा। अब सो दो और भी सौर समीकरण छोटी छोटी बच जाती हैं, इसे भी आप याद रखना। तो सो इसे हम मिटा देता हूँ यहाँ पे। दो और सौर समीकरणों को आपको याद रखना है। कौन कौन से दो सौर समीकरण दोस्तों, चौथी जो सौर समीकरण दोस्तों और पांचवी छोटी छोटी हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान में कॉस थीटा होता है, और सो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान में
साइन थीटा। तो इस तरह से दोस्तों दो छोटी छोटी सौर संख्याएं, इसे टोटल 5 मूलभूत सौर संख्याएं दोस्तों, और इनसे जो नए नए फॉर्म बने हैं दोस्तों, इसने भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ रही त्रिकोणमितीय सौर समीकरण। आगे दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तब तक इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने 6वें पड़ाव पर। दोस्तों 2 पड़ाव इसके बाद और बचेंगे, 7वां और 8वां। 7वें हम समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों के मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों का मान। और दोस्तों जो 8वां रहेगा उसे हम जानेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित 4 बातें, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और दृष्टि रेखा क्या होती है दोस्तों, उन्नयन कोण, अवनयन कोण, उन सारी चीज़ों को। तो दोस्तों आइए पहले इसे समझ लेते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध को। क्या होता है पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। दोस्तों अगर पूरक कोणों की बात की जाए तो आप जानते होंगे ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 अंश होता है उसे दोस्तों कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक। ठीक है, ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 अंश होता है। ठीक है दोस्तों, इसे 40 अंश और 50 अंश, दो ऐसे दोस्तों कोण हैं जिनका योग कितना आएगा, 90 अंश आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 30 अंश और 60 अंश, इन दोनों का योग भी दोस्तों 90 अंश आएगा। तो इस प्रकार के दोस्तों कोण जो कहलाते हैं हमारे, क्या कहते हैं, पूरक कोण। उससे पहले दोस्तों बता दो एक अंश का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, एक अंश का दोस्तों 89 होगा, 89 डिग्री, क्योंकि एक और 89 अंश जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 अंश। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों कोण दोस्तों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। एक का पूरक 89 है, 89 का पूरक क्या है, 1। दोस्तों एक 2 कोणों को जब हम जोड़ते हैं यदि उनका योग 90 है तो उसे कहेंगे पूरक। उसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे पूछ लूँ कि थीटा का एक कोण है, थीटा मान लीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आपके दिमाग में आया दोस्तों कि इसमें क्या जोड़ें कि योग आ जाए हमें 90। तो दोस्तों मान लीजिए इसमें एक कोण हुआ, दूसरा जो कोण है एक्स है, थीटा में एक्स जोड़ने पर दोस्तों 90 आएगा। और दोस्तों इस एक्स का मान निकालें तो क्या हमें मिलेगा, थीटा दोस्तों उधर भेजें तो मिलेगा हमें 90 माइनस थीटा। यानी आपको देखें आपने कि थीटा का दोस्तों जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अतः थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों में जब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेते हैं तो इनके बीच दोस्तों में रिलेशन मिलता है, और टोटल 6 रिलेशन मिलते हैं। तो दोस्तों ये कौन कौन से 6 रिलेशन हैं, आइए उन रिलेशनों को समझ लेते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों मैं आपको आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, आप जाके सब कर पाओगे। दोस्तों देखो पहला जो मिलता है पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध, दोस्तों पहला मिलता है साइन 90 अंश माइनस थीटा। साइन 90 अंश माइनस थीटा दोस्तों मिलता है आपको कॉस थीटा। उसी प्रकार दोस्तों आपको मिलता है कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर दोस्तों मिलता है आपको साइन थीटा। 2 मिल गए। और दोस्तों मिलेगा आपको tan 90 अंश माइनस थीटा कॉट थीटा। अगर दोस्तों मिलेगा आपको कॉट 90 अंश माइनस थीटा, कॉस 90 अंश माइनस थीटा मिलेगा आपको tan थीटा। फिर उसके बाद सेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर दोस्तों मिल जाएगा आपको सेक थीटा। तो दोस्तों यही वे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके बीच पूरक कोणों में संबंध यही है पूरक कोण 90 अंश माइनस थीटा। तो अब दोस्तों इन 6 सूत्रों को दोस्तों आपको 6 संबंध को आपको याद रखना है, जो आपको आगे दोस्तों सवालों करने में मदद करेंगे। साइन 90 अंश माइनस थीटा, कॉस थीटा, इसी प्रकार दोस्तों इनको भी आप सभी को याद रखना है। कैसे दोस्तों ये आए दोस्तों एक प्रूफ करके आप मैंने दिखा देता हूँ। दोस्तों मान लीजिए एक आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम से दे देते हैं ए बी और सी। उससे यहाँ पे कोण भी क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। तो और दोस्तों मान लेते हैं जो यह जो कोण है दोस्तों, ये दोस्तों जनरल लेके बातचीत करते हैं। भाई ये जो कोण है हमारा थीटा है दोस्तों, यह तो कोण कितना बचेगा, अगर मैं इसे दोस्तों कहता 40 अंश तो आप इसे क्या बताते हैं 50 अंश होता। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण दोस्तों क्या होता है आपका 90 डिग्री का होता है, शेष 2 कोण न्यून कोण होते हैं।
और दोनों न्यून कोणों को 90 अंश होना चाहिए। दोस्तों ये 40 है तो 50 होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे 40-50 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक जनरल चीज बैठानी है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये कुर्सी और थीटा है। दोस्तों कोड़े को मैं मान लेता हूँ, क्या मान लूँगा, थीटा। दोस्तों कोटि पूरा क्या होगा, थीटा में क्या जोड़ोगे कि 90 आएगा। यक्स मान लीजिए तो दोस्तों यक्स का मान आएगा 90 माइनस थीटा, थीटा को उधर भेज देंगे तो ये दोस्तों एक कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा वाला माइनस दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा का मान निकाल के देखते हैं क्या कॉस्ट आता है। तो दोस्तों आगे देखो इस चित्र से, दोस्तों अगर मैं कहूँ इस चित्र से साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, तो इसे पूरा एक थीटा ही काम कर रहा है। दोस्तों थीटा के सामने की जो भुजा होती है दोस्तों लंब कहलाती है, या लव जी की लंब, और ये वाली भुजा क्या कहेंगे दोस्तों कर्ण। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा दोस्तों सूत्र आपने पढ़ा है, लंब बटा होता है कर्ण, लंब बटा होता है दोस्तों कर्ण। तो लंब दोस्तों इसके लिए लंब कौन काम करेगा, BC। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ 90 माइनस थीटा के लिए लंब हो जाएगा दोस्तों BC, और कर्ण कौन होगा BC। इसी प्रकार से दोस्तों इसे मान लीजिए मैं समीकरण में 1 मान लेता हूँ। कॉस के लिए दोस्तों बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस दोस्तों होता है आधार बटा कर्ण। तो इस थीटा के आधार कौन होगा, आधार दोस्तों थीटा के सामने भुजा लंब ये हो जाएगी, तो दोस्तों भुजा कौन आधार बच जाएगी दोस्तों BC यानी। और कर्ण दोस्तों हमेशा फिक्स होती है, 90 अंश भुजा कर्ण कहेंगे यानी 90 अंश AC है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मिल जाएगा समीकरण 1 और 2 से। दोस्तों देखेंगे आप तो इसके दाएं पक्ष क्या है दोस्तों, राइट हैंड साइड का इक्वल है। दोस्तों राइट हैंड साइड ऑफ किसी इक्वेशन के इक्वल होते हैं, तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड अपने आप क्या होता है, इक्वल होता है। तो बोल सकते हैं दोस्तों 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या दोस्तों मिल जाएगा आपको, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों आप कॉस लेके करना, टेन लेके करना, टेन 90 माइनस थीटा का मान निकालना, फिर कॉट थीटा का मान निकालना। दोस्तों देखना दोनों इक्वल आ रहे हैं राइट हैंड साइड, तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको इन जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो पूरक कोणों में जो संबंध थे मैंने एक को प्रूव करके दिखा दिया। बाकी दोस्तों आप 2 से लेकर 6 तक आप हमें बताना। आगे दोस्तों हम बातचीत करेंगे कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ विशेष कोणों के मान। तो इसे आप इसे नोट कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे समझ लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ विशेष कोणों के मान। जी हाँ दोस्तों, कुछ जो हमारे जो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6 प्रकार के, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनके दोस्तों कुछ मानों को आपको याद रखना है। कुछ विशेष कोणों के मान, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90 अंश। तो आइए दोस्तों कैसे आप याद रखोगे। दोस्तों मैं कुछ यहाँ पे बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको ज़्यादा इसमें याद नहीं करना, रटना नहीं है, केवल आपको दोस्तों एक लाइन साइन का याद रखना है। यदि आप साइन का दोस्तों याद रख लेते हैं तो बाकी कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक को अपने आप बना लेंगे। दोस्तों आइए कैसे आप बनाएंगे ये आपको मैं करके दिखाता हूँ। दोस्तों साइन का जो होगा, साइन दोस्तों 0 अंश का जो मान होता है वो हमारा होता है दोस्तों, साइन 0 अंश का जो मान होता है दोस्तों हमारा होता है 0। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साइन 30 अंश का मान दोस्तों आपको याद रखना है 1/2, और साइन 45 अंश का मान दोस्तों याद रखना है आपको 1/√2। साइन 60 अंश का मान दोस्तों होता है √3/2, और साइन 90 अंश का मान दोस्तों होता है 1। बाकी दोस्तों आप कॉस 10 का इसका बनाने सिखा रहा हूँ। दोस्तों कॉस का जो आप करोगे तो क्या करना है, जो आपने अभी जो साइन का लिखा उसका दोस्तों ठीक उल्टा लिख देना है। जैसे कॉस अभी साइन 0 अंश का आपने लिखा, क्या साइन 0 अंश मान 0, दोस्तों जो कॉस 0 अंश का मान जब लिखोगे दोस्तों पीछे से लिखना है, जो साइन 90 अंश का रहा होगा, साइन 90 अंश का मान दोस्तों 1 जो रहेगा वही दोस्तों कॉस 0 अंश का मान होगा, तो यहाँ पे दोस्तों 1 आ जाएगा। फिर दोस्तों कॉस 30 अंश का जो मान होगा वो कौन होगा, साइन 60 अंश का जो मान होगा। तो दोस्तों साइन 60 अंश का मान था कड़ी में 3 बटा 2, तो दोस्तों ये बन जाएगा cos 30 अंश का मान √3/2। फिर दोस्तों ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर दोस्तों ये वाला चल जाएगा दोस्तों यहाँ पे, फिर जो ये दोस्तों 0 था वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ क्या देखा, जो कॉस का मान होता है दोस्तों साइन का ठीक क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टे तरीके से जब हम लिख देते हैं। और दोस्तों टेन का बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। टेन का आप जानते हैं सूत्र, टेन बराबर क्या होता है, अभी अपने पढ़ा था ना,
tan का दोस्तों आइडेंटिटी में भी दोस्तों सर्व समीकरणों में मैंने आपको बताया था, tan का दोस्तों सूत्र होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान में cos थीटा। दोस्तों tan के साथ जो थीटा लेंगे वही दोस्तों sin थीटा अपान में cos थीटा होगा। अगर मैं tan का 0 अंश का मान निकालूं, दोस्तों tan के 0 अंश का मान निकालूं तो क्या आपको मिलेगा, tan 0 अंश बराबर, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा sin 0 अपान में cos 0। यानी बताओ क्या होगा, sin 0 अंश का मान आपको पता है क्या होता है, 0 होता है, रख दो 0, और का 0 अंश का मान क्या होता है दोस्तों 1। सो 0/1, 0/201 दोस्तों डिवाइड करेंगे दोस्तों आएगा 0, यानी tan दोस्तों 0 अंश का मान दोस्तों 0 होगा। tan अगर 30 अंश की बात करें दोस्तों तो sin 30/cos 30 का दोस्तों करना पड़ेगा, तो लिख देंगे दोस्तों tan 30 अंश बराबर हो जाएगा sin 30 अंश, दोस्तों sin 30 अंश का मान है कितना है 1/2, और sin 30 अंश का मान कितना है, सॉरी दोस्तों cos 30 का मान कड़ी में 3/, तो दोस्तों डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों, क्या मिलेगा आपको 1/√3। तो यहाँ पे दोस्तों आप बाहर जाएंगे 1/√3, ठीक है। उसी प्रकार से आप पाएंगे tan 45 अंश का मान दोस्तों, तो साइन 45 जब cos 45 दोस्तों दोनों का क्या इक्वल ही है, तो कट जाएंगे दोनों, तो इसका मान हो जाएगा 1। ऐसे ऐसे दोस्तों tan 60 अंश का मान निकालने के लिए आपको sin 60/cos 60 करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो बीच जाएगा दोस्तों √3। यहाँ दोस्तों साइन tan 90 अंश का मान, तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा sin 90 अंश का मान बटे cos 90 अंश का मान, तो दोस्तों आएगा 1/0, यानी 1/0 का दोस्तों मतलब आप जानते हैं 1/0 का मतलब दोस्तों होता है इनफाइनाइट यानी अनंत, अपरिभाषित दोस्तों। उसे दोस्तों काट का बताने के दोस्तों आप जानते हैं cot और tan दोस्तों एक दूसरे में व्युत्क्रम संबंध होता है, यानी जो tan का दोस्तों जो मान होगा वो दोस्तों काट का क्या होगा ठीक, cot का दोस्तों जो मान होगा tan का ठीक विपरीत होगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि जो cot थीटा बराबर होता है दोस्तों वो होता है 1/tan थीटा। इससे भी आप लिखा सकते हो cot थीटा बराबर cos थीटा अपान में sin थीटा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम चूंकि tan का आप यहाँ पे निकाल चुके हो, तो cot का निकालने के लिए दोस्तों बस करना है क्या 1/tan थीटा, जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। cot 0 अंश का मान निकालना है दोस्तों, आपको करना पड़ेगा 1/tan 0 अंश, तो cot 0 अंश तो 1/tan 0 अंश का मान रख देंगे, तो tan 0 अंश का मान दोस्तों आया था क्या 0, यानी 1/0, 1/0 का मान दोस्तों आएगा अनंत, यानी यहाँ पे दोस्तों cot 0 अंश का मान होगा अनंत। उसी प्रकार से cot 30 अंश का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 30 लिखना पड़ेगा, और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 1/tan 30 अंश। आप जानते हैं दोस्तों tan 30 अंश का मान क्या आया था, tan 30 अंश का मान था 1/3, यानी 1 दोस्तों हो जाएगा 1/3, यानी दोस्तों 1/3 इसका मतलब क्या है 1/1/3। दोस्तों यहाँ पे जब उल्टा करेंगे गुणा जब बदलेंगे तो पलट जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों √3, तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख देंगे √3। एक का दोस्तों उल्टा करेंगे तो एक ही आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/3, क्योंकि नीचे अगर मैं 1 लिख दूँ तो उल्टा करेंगे तो 1/3। सो अनंत का उल्टा क्या होगा, सो अनंत का मतलब होता है 1/0, 1/0 का दोस्तों उल्टा करेंगे तो क्या होगा 0/1, यानी दोस्तों इसका मान होगा 0। उसी प्रकार से सेक का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस का उल्टा करना पड़ेगा, तो दोस्तों 1 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा आपका 1 ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा भाई इसका उल्टा करो तो क्या मिलेगा 2/3, इसका पलट दो तो क्या मिलेगा √2, इसका दोस्तों पलटोगे तो आएगा 2, और दोस्तों 0 को पलटोगे तो 0 का नीचे दोस्तों मैं 1 लिख सकता हूँ, उसको पलटोगे तो क्या होगा 1/0, यानी दोस्तों आएगा इनफाइनाइट। 1/0 का मतलब क्या होगा इनफाइनाइट। कोसेक दोस्तों साइन का पलट नहीं पाएगा, दोस्तों 0 को पलटो, 0 को दोस्तों पलटो, तो 0 के नीचे मैं 1 लिख दिया, जब नहीं कुछ नहीं दोस्तों 1 मान सकते हैं, तो 1 जब 0 कहेंगे दोस्तों आ जाएगा इनफाइनाइट। इसको दोस्तों पलटेंगे तो क्या होगा 2 आ जाएगा 2/1, इसको पलटेंगे तो क्या होगा √2। कोसेक दोस्तों 60 अंश का मान, दोस्तों साइन 60 का उलट दो क्या होगा 2/3, क्योंकि आप जानते हैं जो कोसेक होता है दोस्तों साइन का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो साइन का दोस्तों उल्टा कर देंगे, इसका दोस्तों 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ विशेष कोणों का मान याद रख पाएंगे, आराम से आप इसको बना लीजिएगा, साइन का याद रखिएगा, बाकी सब अपने आप बना लीजिएगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों जब भी इतने भी हमने जो बातें करी हैं ये जो आपका चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति के परिचय से संबंधित था। अब इन सूत्रों से त्रिकोणमिति में जो परिचय का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय जो पहला है
उसमें दोस्तों 3 भागों में बँटा है, 8.1, 8.2, 8.3। तो दोस्तों इसमें जितनी भी सवालें होंगी इन्हीं सूत्रों पर होंगी। और जो मैं 8वां जो पॉइंट बताने वाला हूँ, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवलंब कोण, दोस्तों त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो आपका 9.1 जो चैप्टर है उसमें काम आएगा। दोस्तों आइए जल्दी से उसे मैं बता देता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए समझ लेते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ बातें। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं आज का लास्ट पॉइंट जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों जो ये टॉपिक है आपके 9.1 जो चैप्टर है दोस्तों उससे रिलेटेड है। उस चैप्टर को दोस्तों समझने के लिए आपको 4 बातें समझना पड़ेगा। कौन कौन? लाइन ऑफ विजन, दृष्टि रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। दोस्तों आप चारों को समझ लेते हैं तो आपको चैप्टर दोस्तों बहुत ही आसान लगने लगेगा। ये दोस्तों आप चारों बातों को समझ लेते हैं तो ये चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा। और इससे हर वर्ष दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों, बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, उसमें दोस्तों आपसे 4 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों दृष्टि रेखा क्या होती है, तो दोस्तों समझते हैं दृष्टि रेखा का मतलब। इसे मान लीजिए दोस्तों आपको किसी वस्तु को देखना है और वस्तु मान लीजिए आपकी यहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आपकी कोई क्या है, वस्तु है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट मतलब दोस्तों वस्तु, और आपकी जो आँख है दोस्तों कुछ इस प्रकार, यहाँ पे दोस्तों आपकी मान लीजिए क्या है, आँख है, आई है आपकी यहाँ, और यहाँ पे इस वस्तु को आप देखना चाह रहे हैं। दोस्तों जो दृष्टि रेखा होती है वो क्या होती है, जब हम आँख से जब किसी वस्तु को अपने देवर देखते हैं तो दोस्तों आँख और उस वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा होती है, दोस्तों याद रखना दोस्तों, जब हम किसी आँख द्वारा जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस आँख को उस वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसी रेखा को दोस्तों कहते हैं क्या, दृष्टि रेखा। दोस्तों अच्छे से हम बना दो ये, और दोस्तों हमारी हो जाएगी क्या, दृष्टि रेखा। इसी को दोस्तों बोलते हैं दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन। ठीक है सर, दृष्टि रेखा, एल फॉर लाइन, ओ फॉर ऑफ, वी फॉर विजन, लाइन ऑफ विजन हो गया दोस्तों। अच्छा दोस्तों उन्नयन कोण किसे कहेंगे, दोस्तों उन्नयन कोण कहते हैं क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण। कब? जब दोस्तों क्षैतिज रेखा, दोस्तों पहले समझ लो, क्षैतिज रेखा उस आँख से ठीक सीधे जो खींची गई रेखा होती है सो उसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो इस आँख से दोस्तों हम एक सीधी रेखा खींच दें तो दोस्तों इसी को कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसी से एच फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन है, वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ मैं। तो जब हमें किसी आँख से जब हम दोस्तों किसी वस्तु को देखते हैं तो उस आँख और वस्तु को मिलाने, जब हम किसी आँख से किसी वस्तु को देखते हैं तो आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। और जो आँख से जो बिल्कुल सीधी रेखा खींची गई है दोस्तों सीधे, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। दोस्तों उन्नयन कोण कब कहेंगे, जब उस आँख को दोस्तों उस क्षैतिज रेखा से जब उस आँख द्वारा दोस्तों किसी ऐसी वस्तु को देखना हो जो वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर स्थित हो, यानी आँख को दोस्तों क्षैतिज रेखा से जब ऊपर उठा के देखते हैं तो जो यहाँ पे दोस्तों एंगल बनता है दोस्तों इसी को कहते हैं उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। एक क्वेश्चन दोस्तों और बन सकता है क्या, कि मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट जो है, हाँ आप मान लीजिए आपकी आँख ऊपर है, सो मान लीजिए आप यहाँ पे छत पे चढ़ गए हैं और जो कोई वस्तु है वो आपकी वस्तु जमीन पर, कोई यहाँ पे कोई फुटबॉल पड़ी है, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। तो आप इस आँख और वस्तु को जब मिलाएंगे तो दोस्तों इस वाली रेखा को आप क्या कहोगे, आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा से होती है LOV। हाँ LOV यानी लाइन ऑफ क्या, लाइन ऑफ विजन यानी दृष्टि रेखा। और सो आँख के जब हम बिल्कुल सीध में जब एक रेखा खींच देते हैं बिल्कुल सीध में, तो उसे हम क्या दोस्तों कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। तो दोस्तों जब हम किसी वस्तु को देखते हैं इस प्रकार से कि वह वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर स्थित होती है, तो दोस्तों इस केस में दोस्तों जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों, एंगल ऑफ डिप्रेशन
यानी अवनमन कोण। दोस्तों इस तरह से आपने देखा उन्नयन कोण, अवनमन कोण। उन्नयन कोण दोस्तों जब बनता है जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर से हमें किसी वस्तु को देखना होता है, अपनी आँख को ऊपर से हम जब किसी वस्तु को ज़मीन से किसी ऊपर की किसी वस्तु को देखते हैं। और अवनमन कोण कब बनता है जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की रखी किसी वस्तु को देखते हैं। ऐसा आप बोल सकते हो कि उन्नयन कोण कब कहेंगे जब हमें आँख द्वारा क्षैतिज रेखा से किसी ऊपर रखी किसी वस्तु को देखा जाता है, तब क्षैतिज रेखा और दिशा रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कब कहेंगे जब हमें आँख द्वारा क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर किसी वस्तु को, से हमारी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर किसी वस्तु को जब देखना होता है तो उस दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो दोस्तों कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। दोस्तों यह रहा है दोस्तों त्रिकोणमिति संबंधी जितने भी दोस्तों कॉन्सेप्ट और सूत्र थे हमने इस वीडियो में दोस्तों बातचीत करी। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा जरूर था, लेकिन आप सब अगर अच्छी तरह से दोस्तों इसे देखें होंगे तो जरूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा थोड़ा सा दोस्तों काम करना पड़ेगा, 1-2 घंटा दोस्तों आपको देना पड़ेगा। दोस्तों अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ और जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो दोस्तों आप इन सूत्रों को याद करके अच्छे से रखना ताकि वहाँ पे आपको दोस्तों मदद मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब दोस्तों समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से इसे एक लाइक करें, दोस्तों चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार।